प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो तीसरा अध्याय था उसका हमने अध्ययन कर लिया था। कहने का तात्पर्य सह प्रसंग व्याख्या कर ली थी। अब हम इसके प्रश्न है वो करेंगे। अभ्यासार्थ प्रश्न। कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, बसंत। तो इसका आंसर होगा वसंत ऋतु को। इसका उत्तर है बसंत, अर्थात घ में जो वसंत है वो। सुरचाप का अर्थ है। सुरचाप इंद्रधनुष, देवता, अर्धवृत्त, घटा। तो इसका अर्थ हमने देखा था कि वर्षा के मौसम में बादलों में इंद्रधनुष नजर आते हैं, तो इसका होगा क इंद्रधनुष। कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? यह अति लोकोत्तरात्मक प्रश्न है, तो हमें इसका उत्तर करना पड़ेगा। कविता में बंदीजन कोयल को कहा गया है। और साथ ही हम भंवरे हैं वो भी गुनगुनाते हैं, तो हम दोनों का नाम भी लिख सकते हैं। कविता में बंदीजन कोयल और भंवरे को कहा गया है, या कोयल और भ्रमर को कहा गया है। यदि हम कोयल अकेला लिखते हैं तो भी सही होगा। तो कविता में बंदीजन कोयल को कहा गया है। प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? प्रिय ने वर्षा ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था, या प्रिय ने प्रेयसी को वर्षा ऋतु लिख दीजिए। फिर उसके कोष्टक में श्रावण माह भी लिख सकते हो। तो श्रावण माह में या वर्षा ऋतु में वापस आने के लिए कहा था। ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था वही दोबारा रिपीट हो चुका है। ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसको? वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया, या वसंत को ऋतुराज कहा गया। निबल अनल से क्या तात्पर्य है? हमने पद्यांश में पढ़ा था कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब आग है वो को अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती है। तो इसका तात्पर्य हमें लिखना होगा, शीत ऋतु में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आग का ताप है वह भी एकदम कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आग को निर्बल या कम ताप वाली कहा गया है। आगे, चतुरंग दल में से सेनापति का क्या तात्पर्य है? हमने वसंत ऋतु का अध्ययन करते समय पढ़ा था। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए कि चतुरंग दल 4 अंग वाली जो सेना थी वो उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो हमने पढ़ा था कि वसंत ऋतु में जो तरह तरह के फूल खिले हुए हैं उन्हें राजा की 4 अंग वाली सेना के समान बताया गया था। तो 4 अंग वाली सेना कौन कौन सी थी? पैदल सेना, घुड़सेना, हाथियों की और रथ सवार। तो इसका उत्तर हमें लिखना होगा, सेना के 4 अंग होते हैं, या राजा की सेना के 4 अंग होते हैं। पैदल सेना, घुड़सेना, घुड़सवार सेना कहते हैं, या घुड़सेना, हाथियों की सेना और रथ पर सवार सेना। इन्हीं ही चतुरंगिणी सेना भी कहा जाता है। फिर आगे समझा सकते हैं कि जब वसंत ऋतु में चतुरंग दल लैयत है, अर्थात रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, तो उसे राजा की 4 अंग वाली सेना बताया गया है। आगे वाला क्वेश्चन, सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है? तो इसमें हमने समझा था कि जो सावन का महीना होता है उसमें प्रियतम ने अपनी प्रेमिका को, प्रेयसी को, प्रिय ने अपने प्रेयसी को सावन के महीने में आने के लिए कहा था, अर्थात वह विदेश रहता है तो वहाँ से वापस लौट आने के लिए कहा था, लेकिन वह वापस नहीं आता है। तो उस संबंध में यह क्वेश्चन है। तो नायिका अपने प्रियतम का सावन के माह में इंतज़ार करती है, लेकिन वह वापस नहीं आता है। वर्षा ऋतु में, यह कहने का तात्पर्य सावन माह में
बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, तो नायिका का मन है वह भी खुशी से उल्लास से भर जाता है। लेकिन प्रियतम न आने की वजह से वह उसके वियोग में तड़पने लगती है। इस तरह कामदेव है वह नायिका को परेशान कर रहा है, अर्थात काम की भावना है वो उसकी उत्तेजित हो जाती है। तो इसमें हमें बताना है कि विरह वेदना से कामदेव नायिका को परेशान कर रहा है, अर्थात उसकी काम भावना है वह उद्दीप्त होने लगती है, इसलिए वह दुखी है और अपने प्रियतम के वियोग में छटपटा रही है। आगे वाला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? जब तेज गर्मी पड़ती है तो हवा है वह भी ग्रीष्म ऋतु में लू का रूप धारण कर लेती है और ऐसे लगता है जैसे तीखे तीर लग रहे हैं। तो इसे हमें बताना होगा कि ग्रीष्म ऋतु में हवा है वह गर्म हवा अर्थात लू का रूप धारण कर लेती है और उस गर्मी से बचने के लिए, उस तीखी हवा से भी बचने के लिए लोग छायादार स्थानों पर जाना चाहते हैं, वहाँ विश्राम करना चाहते हैं। इस प्रकार ग्रीष्म में बादल और हवा की स्थिति है वो बदल जाती है। बादल हैं वो भी तेज़ गर्मी की वजह से एकदम सूख जाते हैं, वर्षा वाले बादल नहीं दिखाई देते हैं, ना ही लगता है कि कहीं छाया करने वाले हैं, वो भी अपना तेज रूप धारण कर लेते हैं। तो बादल और हवा ग्रीष्म दोनों की ही स्थिति, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा दोनों की स्थिति है वो एकदम विपरीत बदली हुई सी दिखाई देती है। अब जो हमारा क्वेश्चन है निबंधात्मक क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत ही, ये प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को ध्यान से समझना होगा। सेनापति का ऋतुवर्ण हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? हमने पढ़ा था कि ऋतुओं का वर्णन सभी करते हैं, अर्थात अधिकतर कवि ऋतुओं का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा सेनापति ने किया है वैसा किसी ने नहीं किया है, इसलिए उनका अनोखा है। उन्होंने ग्रीष्म को वर्षा के समान, वर्षा को ग्रीष्म के समान बदलकर अपने पद्य में दर्शाया है। तो हमें इसका उत्तर बताना है। रीतिकालीन जो कवि हुए हैं उनमें कवि सेनापति ऋतु वर्णन करने में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्होंने सभी ऋतुओं का वर्णन बहुत ही तल्लीन होकर मन लगाकर किया है। प्रकृति के जो मनोरम दृश्य हैं, सुनहरे दृश्य हैं, उनका मनोहारी वर्णन सूक्ष्मता से किया गया है। प्रकृति का आलंबन है वह भी विशेष रूप से ख्याति प्राप्त करने वाला, अर्थात जैसा उन्होंने प्रकृति का सहारा दिखाया वह भी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला है। इनके ऋतु वर्णन में श्रृंगार रस है उसका भी समावेश है, कहीं संयोग है तो कहीं वियोग के भाव भी उजागर किए गए। कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन के साथ साथ विलास के साधनों का भी वर्णन किया। उसने वर्षा ऋतु को ग्रीष्म में और ग्रीष्म ऋतु को वर्षा में बहुत ही अनोखे अंदाज में परिवर्तित कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में छायादार स्थान है वो नज़र नहीं आते हैं, लोग छाया वाले स्थान ढूंढना चाहते हैं। बादल हैं वो वर्षा ऋतु में चारों तरफ से ढके हुए अर्थात अंधेरा छा जाता है और उनके जो जल वर्षण का है वह दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। कवि सेनापति ने वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शिशिर आदि ऋतुओं का मनोहारी वर्णन किया है, जिसमें श्लेष अलंकार का महत्वपूर्ण प्रभाव है। इनमें उन्होंने
नायिकाओं की जो काम वेदना है वह भी बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु को बताया है। श्लेष अलंकार का प्रयोग करके अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। इस प्रकार कवि का ऋतु वर्णन अनूठा बताया गया है। पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। तो हमने जो कवि सेनापति द्वारा रचित काव्यांश पढ़ा है उसके आधार पर हमें शीत ऋतु का वर्णन करना है। इस ऋतु को हम यदि अपने शब्दों में या कहें कि अपने भाषा के आधार पर भी समझें या अपने अनुभव के आधार पर भी हम इसे करें तो आसानी से कर सकते हैं। शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है, अर्थात सर्दी का अत्यधिक प्रकोप है वो फैल जाता है। उस समय सूर्य है उसका ताप भी अर्थात सूर्य की गर्मी है वह भी कमज़ोर हो जाती है। वह भी लोगों को सुहाने वाला यदि सूर्य का ताप होता है तो लोग उसे ढूंढते हैं कि कहाँ धूप निकल रही है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा का तेजहीन अर्थात प्रकाश है वो परेशान करने वाला नहीं होता है वैसा ही सूर्य का लगता है। शिशिर में सूर्य का ताप कमज़ोर पड़ने की वजह से सर्दी है वो अपना पूरे रूप में अर्थात लोगों को डराने वाली नज़र आती है। ऐसे लगता है जैसे हवा है गर्म जो हवा थी वह भी किसी कोने में जाकर छिप गई है और जो हवा चलती है वो लगता है जैसे बर्फीले तीर हैं या ये कहें कि तीखे तीर चुभाने वाले तीर हैं वो लग रहे हैं और उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ लोग सर्दी से बचने के लिए आग जलाते हैं और उसके चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उस घेरे में अपने आप को उस आग को अपने सामने उस आग को छिपाने का प्रयास करते हैं। शीत का प्रकोप बहुत ज़्यादा भयभीत करता है। आग का सेवन करते समय अर्थात जब आग उनके सामने रहती है तो वो बार बार बुझती रहती है तो वे उसे फिर से पुनः जलाने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य है जब पुनः आग जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है। धुआं निकलने से वह लोगों की आँखों में भी जाता है और आँखों में जाने की वजह से पानी अर्थात आंसू बहने लगते हैं। फिर भी लोग उस आग को घेरे रहते हैं। शीत ऋतु ऐसे लगती है जैसे अपने दल के साथ उसने आक्रमण कर दिया है, जिसकी वजह से सूर्य आग हवा सभी हार गए हैं। लोग विवश हो जाते हैं और उस आग को अपनी छतिया की अर्थात अपने सामने छुपा कर रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से सर्दी है वो दूर हो सके। इस प्रकार कवि ने शीत ऋतु का बहुत ही सुंदर और अलंकृत वर्णन किया है। आगे है हमारा क्वेश्चन, वसंत ऋतु के सौंदर्य पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इन चारों ऋतुओं को आराम से अनुभव के आधार पर समझना है। तो बताना है कि कवि सेनापति ने जो ऋतु वर्णन किया है उसमें वसंत ऋतु का बहुत ही मनोहारी या ये कहें कि मनोरम वर्णन किया है। वसंत ऋतु में पेड़ पौधे सभी पर रंग बिरंगे और तरह तरह के फूल हैं वो खिल जाते हैं। कवि ने बताया है कि वसंत का आगमन होने पर पेड़ पौधों पर जो बाग में वन में सभी जगह पेड़ पौधे नज़र आते हैं उन सभी पर तरह तरह के फूल खिल जाते हैं और वही फूल ऐसे लगता है जैसे राजा की
सेना हो, और वह भी कौन सी, चतुरंगिनी सेना, अर्थात 4 रंग वाली सेना है वो, उसके साथ राजा आगे बढ़ रहा है। और हमें ध्यान है कि हमने पीछे पढ़ा था कि 4 रंग वाली सेना कौन सी होती है, पैदल सेना, घोड़ सेना, रथ सेना और हाथी सेना। तो तरह तरह के फूल हैं वो इन 4 रंग वाली सेना के सामने जैसे नजर आते हैं। उस समय कोयल है वह भी वसंत ऋतु का गुणगान करने लगती है। जिस प्रकार से चारण भाट बंदीजन राजा का यशगान करते थे, वैसे ही वसंत ऋतु में कोयल है वो गुणगान करती है वसंत ऋतु का। भंवरे हैं वो अपनी ध्वनि में गुनगुनाने लगते हैं, अर्थात भंवरे भी गुणगान करने लगते हैं। उस समय चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल जाती है, और उसी फूलों की खुशबू की वजह से सारा वातावरण सुगंधमय लगता है, अर्थात अच्छी खुशबू आने लगती है। जो लताएं थी, वृक्ष थी, जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, उनकी वजह से सारा समाज सब कुछ शोभायमान लगता है, अर्थात प्रकृति के उस दृश्य की वजह से सब कुछ महकता सुनहरा नजर आता है। पूरा प्रकृति जो परिवेश है वह सुखदायक लगता है। सभी को वसंत ऋतु है वह बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं की राजा भी कहा जाता है। जो हमारी 6 प्रमुख ऋतुएं हैं उनमें वसंत ऋतु को ऋतुओं की राजा माना जाता है। यह हम सभी को अनुभव है कि जब होली का महीना आता है उसके बाद कितना सुहावना मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो उसी आधार पर ही उसी समय ही वसंत ऋतु आती है। इस प्रकार कवि सेनापति ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, महान्वीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग कर प्रकृति की कल्पना को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के वर्णन से उन्होंने अपने भाव हैं वह उजागर किए हैं। कवि सेनापति ने वसंत ऋतु का श्रृंगार के आलंबन रूप में वर्णन किया है, और सब ऋतुओं की उसे राजा बताया। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से इस तरह का वर्णन काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है, अर्थात काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी उनका यह वर्णन जो प्रकृति का किया गया है वह अनुपम है, परिपूर्ण है। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वरन बरन तरु फूले उपन वन। ये हमने जो अभी वसंत ऋतु पढ़ी है उसी का ही भाग है, अर्थात ये कहें कि उसी वसंत ऋतु के बारे में है। तो हमें इसमें बताना है, पहले सप्रसंग दिया हुआ है इसलिए हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन में से अवतरित है। इसमें कवि ने वसंत ऋतु को ऋतुओं की राजा बताते हुए उसका मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। फिर हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या में जो समझा है उसी आधार पर विस्तृत रूप में वसंत ऋतु को समझाना है। फिर उसके विशेष लिखना है, और विशेष में भी 2 या 3 पॉइंट कम से कम होने चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन है, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ोदल
इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी सह प्रसंग व्याख्या वाला है। तो इसमें हमने अभी ऊपर शीत ऋतु का वर्णन भी पढ़ा था। जितना विस्तृत हम इसे समझ पाएंगे उतना ही हम सह प्रसंग व्याख्या को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसलिए इसमें प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन में से अवतरित है। इसमें कवि ने शीत ऋतु के प्रभाव के संबंध में वर्णन किया है या कवि ने शीत ऋतु के बारे में बताया है। फिर हमें व्याख्या करनी है किस प्रकार से शीत ऋतु में सूर्य भी दिखाई नहीं देता है और बर्फीली हवा चलने लगती है, लोग अग्नि जला लेते हैं, उससे दूर भी नहीं होना चाहते हैं। तो इस आधार पर हम शीत ऋतु का जो वर्णन है वह सप्रश्न व्याख्या करेंगे। फिर हमें इसमें भी विशेष लिखना है। तो विशेष में भी हमें शिशिर का प्रभाव बताते हुए इस ऋतु को समझाते हुए अनुप्रास, उत्प्रेक्षा इन अलंकारों का भी प्रयोग इस शिशिर ऋतु वाले पद्यांश में किया गया है। ये विद्यार्थियों, इससे संबंधित मैं आज कुछ अन्य क्वेश्चन है वो तुम्हें पूछूंगी, उनका भी तुम्हें उत्तर देना है। क्वेश्चन है कि कवि सेनापति की कौन सी रचना है वो प्राप्त है और कौन सी प्राप्त नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हमारा जो पाठ था यह कौन सी जो उनकी रचनाएं हैं उनमें से अवतरित है। और कवि सेनापति किस संप्रदाय का अनुसरण करते हैं और उन्हें जो काव्य धारा का कवि माना जाता है वह कौन सी काव्य धारा का माना जाता है। इसमें कवि सेनापति की काव्य की विशेषताओं को भी ध्यान में रखना है। तो कवि ये क्वेश्चन अलग से तुम्हें करना है। तो कवि सेनापति ने अपने काव्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। कवि राम कथा के साथ शिव जी, गंगा, कृष्ण आदि का भी वर्णन किया है, उनकी स्तुति भी करते हैं। कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और उनके हाथ में आते साधारण शब्द भी मजबूत हो जाते थे। उन्होंने प्रसाद, ओज, माधुर्य गुण का प्रयोग भी किया है। हमें यह भी समझना होगा कि प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण कौन से हैं। ये शायद तुम्हें पहले बता भी दिए गए हैं, लेकिन इन्हें स्पष्ट समझना है कि काव्य में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो उन्हीं के आधार पर कवि ने जो वर्णन किया है वह भी विशेष है, या ये कहें कि इसलिए अलंकार भी का भी प्रयोग किया। और सब चमत्कारों की दृष्टि से कवि हैं वो बेजोड़ कवि माने जाते हैं। ये तो हुई इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तीसरी विशेषता है सेनापति के काव्य में भावपक्ष एवं कलापक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। भावपक्ष का भी प्रयोग हुआ इनके काव्य में और कलापक्ष का भी प्रयोग हुआ। इन्होंने मुक्तक शैली में कविता रचे हैं, साथ ही कुछ छप्पे और सवैये भी रचे हैं। इस प्रकार कवि सेनापति का काव्य सभी विशेषताओं में सुंदर दिखाई देता है। ये विद्यार्थियों, हमें कवि सेनापति के परिचय के संबंध में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि अब अधिक संभावना
इन्हीं के परिचय की आने की है। अतः जितना अध्ययन करवाया गया है उसका मन लगाकर अध्ययन करें व इस पाठ को याद कर गृह कार्य पूर्ण करें। गृह कार्य पूरा करने के बाद उसे सेंड कर दें ग्रुप पर। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।